बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफ़ा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफ़ा जहान। एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जेटिक्स. So today the topic of our discussion is conversion of solar energy into chemical energy, also photosynthesis, reactants and products. अच्छा, ये मैं टॉपिक आपके लिए आसान कर दूं तो वो ये है कि आज के लेक्चर वीडियो में बेसिकली हमने फोटोसिंथेसिस को डिटेल से डिस्कस करना है। मतलब कि हम देखेंगे कैसे सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी। अब देखिए यहाँ एनर्जी कन्वर्जन हो रही है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो टॉपिक की तरफ आने से पहले आप चैप्टर का नाम देखें कि जो बायोएनर्जेटिक्स है, हमने कहा था कि इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे कि एक एनर्जी कैसे दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर हो रही होती है या ट्रांसफॉर्मेट हो रही होती है। अब आप यही देखें कि फोटोसिंथेसिस की अगर हम एग्जाम्पल है तो हमने कहा था कि वो बेस्ट एग्जाम्पल है बायोएनर्जेटिक्स की। उसमें सोलर एनर्जी मतलब कि सनलाइट से जो हम एनर्जी लेते हैं वो कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी और उसके रिजल्टेंट में हमें ग्लूकोज मिलता है। समझ आ गई? तो हम बेसिकली आज की लेक्चर वीडियो में फोटोसिंथेसिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे, उनका रिएक्शन देखेंगे। हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है, जो रिएक्शन है, उनमें रिएक्टेंट्स कौन से हैं और इस रिएक्शन के होने के बाद हमें प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे होते हैं। क्लियर हो गया? सो हम बेसिकली फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, उनकी इक्वेशन, उनका रेट और उसके साथ साथ हम फोटोसिंथेसिस का कंपैरिजन करवाएंगे थोड़ा सा रेस्पिरेशन के साथ। समझ आ गई कि क्या होने जा रहा है? मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये स्लाइड है जहाँ से हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में मैंने आपको कहा था क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस की डिटेल डिस्कस करनी है तो वो डिटेल यहाँ हम डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन ये लिखी हुई है प्रॉपर, और उसके साथ ही मैंने आपके साथ नीचे यहाँ उनकी इक्वेशन शो की है। आसान जुबान में अभी तक का अगर आपका जो नॉलेज है प्रीवियस क्लास का वो यही होगा कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिलना सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प में होता ये है कि हमें इसके रिजल्टेंट में ग्लूकोज मिल रही होती है, ऑक्सीजन मिल रही होती है और वाटर मिल रहा होता है। यही तो फोटोसिंथेसिस है ना? तो ये आसान सी डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप एफएससी के स्टैंडर्ड के लिहाज से डेफिनेशन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है, हम थोड़े से ज़रा वर्ड्स को कॉम्प्लेक्स कर देंगे, बाकी चीज़ें वही हैं। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं या कंपाउंड हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू हायर एनर्जी रिच कंपाउंड। समझ आ गई? मतलब ये कहते हैं कि अगर हम फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट्स की बात करें ना तो वो जो रिएक्टेंट है वो एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो कन्वर्ट होते हैं इनटू ग्लूकोज, और जो ग्लूकोज है वो हाई एनर्जी रिच कंपाउंड है। क्लियर हो गया? कहते हैं कि यहाँ आ जाए अब इक्वेशन की, यहाँ कहानी हमने पढ़ ली, अब मैं आपके साथ इक्वेशन के साथ ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो दोबारा रिवाइज करवाती हूँ। ये आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का कहते हैं कि जो कार्बन है और जो वाटर है जो रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस का, उसका हाइड्रोजन, ये दोनों कंपाउंड जो है ये इनऑर्गेनिक एनर्जी पुअर कंपाउंड है। ये रिड्यूस होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड जो कि कार्बोहाइड्रेट है या फिर ग्लूकोज है। समझ आ गई? तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सारी की सारी हो रही है विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। इन दोनों की हेल्प से ये जो इनऑर्गेनिक एनर्जी पुअर कंपाउंड है ये कन्वर्ट होगी इनटू एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। समझ आ गई? तो यही ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि मेन टॉपिक भी आप देख सकते हैं कि कन्वर्जन हमें देखना है कैसे सोलर एनर्जी कन्वर्ट होगी इनटू केमिकल एनर्जी और उसके रिजल्टेंट में आपको पता है कि हमें ऑक्सीजन मिल रही होती है और वाटर मिल रही होती है। यहाँ समझ आ गई, डेफिनेशन समझ आ गई, इक्वेशन समझ आ गई। अब यहाँ हम इनकी कुछ डिटेल डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में बेसिकली हो क्या रहा होता है, इनके रिएक्टेंट्स क्या है, इनके प्रोडक्ट्स क्या है। क्लियर हो गया? अब फोटोसिंथेसिस की अब हम फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे, उनकी जो इक्वेशन है उसको फर्दर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि उनमें क्या चीज़ें कैसे हो रही होती है। कहते हैं कि अगर हम अब रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट हैं, टॉपिक समझ आ गई कि मतलब अब हमने फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात करनी। मैं यहाँ आपको ना इंटरेस्टिंग से एग्जांपल देती हूँ। अब चाय की एग्जांपल ले लें, ठीक है? चाय जब आपने बनानी होती है तो उसमें आपने दूध डालना होता है, ठीक है? उसमें आपने पत्ती डालनी होती है, चीनी डालनी होती है, इलायची डालनी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये रिएक्टेंट्स कहलाएंगी और उस चीज़ों का मिलना, उन रिएक्टेंट्स के मिलने के बाद जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो चाय होगी। ठीक है? तो रिएक्टेंट्स कहते हैं वो चीज़ें जो मिल रही होती हैं और प्रोडक्ट कहते हैं वो फाइनल प्रोडक्ट जो इन चीज़ों के मिलने के रिएक्शन में हमें मिल रहा होता है। समझ आ गई? तो यही एग्जाम्पल हमने अब फोटोसिंथेसिस के साथ रिलेट करवानी कि फोटोसिंथेसिस में हमने
देखना है कि रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है। यहाँ आ जाओ एरो के इस तरफ, ठीक है, आसान मैंने आपको समझाने के लिए ज़रा हिंट दे दिया कि एरो के इस तरफ जो है वो रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो के बाद जो चीज़ बनती है वो प्रोडक्ट होते हैं। चलिए मैंने आपके साथ इक्वेशन मेंशन की, दोबारा कहते हैं कि यहाँ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, वाटर की बात करें, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। क्लियर है? तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हो गया, लाइट होगी, ये रिएक्टेंट्स है और उसके रिजल्टेंट में जो हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल रहा होता है वो प्रोडक्ट है। तो ये ग्लूकोज हो गया, ये ऑक्सीजन होगा, ये जो है ये प्रोडक्ट्स हैं। समझ आ गई इस इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब हमने फर्दर यहाँ डिटेल डिस्कस करनी है, वो ये कहते हैं कि अगर हम वाटर की बात करें ना तो ये दोनों तरफ होता है। अब पीछे आ जाएंगे, आपने अगर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन की बात की तो यहाँ रिएक्टेंट में भी वाटर है और प्रोडक्ट में भी हमें वाटर मिल रहा है। तो कहते हैं कि वाटर जो है वो रिएक्टेंट में भी मौजूद होता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में भी हमें वाटर देखने को मिलता है। यही यहाँ डिटेल लिखी हुई है। अब ना आगे हमने इनकी फर्दर डिटेल डिस्कस करनी है। कहते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन की बात करें जिसको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन कहते हैं, उसके अगर हम बिल्कुल ऑपोजिट बात करें ना, अगर हम अब प्रोडक्ट्स को एज अ रिएक्टेंट लें और उनका जो रिएक्टेंट था उनका एज अ प्रोडक्ट लें, इसका मतलब अब ये चीज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गई। अब एग्जैक्टली ऑपोजिट होने के बाद फोटोसिंथेसिस का उल्ट जो रिएक्शन होता है उसको हम रेस्पिरेशन बोल रहे होते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ये इक्वेशन की तरफ आ जाए, ये आपको पता है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, इसमें ये दोनों रिएक्टेंट्स थे और ये प्रोडक्ट है। कहते हैं कि अगर हम इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को उल्ट कर दे, ये अब हम इनको, अगर हम इनको एज अ रिएक्टेंट कंसीडर करें और इनको एज अ प्रोडक्ट कंसीडर करें, तो ये जो प्रोसेस होता है जो टोटली ऑपोजिट होता है फोटोसिंथेसिस से, उसको हम रेस्पिरेशन बोल रहे होते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि हमने ऊपर अभी रेस्पिरेशन की डिटेल डिस्कस की, तो नीचे जो इक्वेशन मैंने आपको साथ शेयर की है वो भी रेस्पिरेशन की इक्वेशन है। तो ये आपको ग्लूकोज नजर आ रहा है, ये ऑक्सीजन है, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा उसके रिजल्टेंट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी मिलेगी और यही तीनों प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस अपने लिए एज अ रिएक्टेंट लेगा। क्लियर है? मैंने कहा था एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये फोटोसिंथेसिस जो है वो लिंक करता है रेस्पिरेशन, ये दोनों बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये दोनों साइड बाय साइड प्लांट्स में हो रहे होते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हम फोटोसिंथेसिस के रेट की बात करें तो ये हमें सिर्फ डे टाइम में नजर आती है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स डे टाइम कर रहे होते हैं। ये वजह है क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है। अगर सोलर एनर्जी नहीं होगी तो कन्वर्ट नहीं होगी इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। दैट मीन्स कि रात को तो सूरज नहीं होता, इसका मतलब रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी। लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जो हर वक्त ही बॉडी में हो रहा होता है। रेस्पिरेशन आसान जुबान में कहते हैं तो सांस लेने का प्रोसेस। प्लांट्स भी क्योंकि जानदार है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो भी सांस ले रहे होते हैं। तो उनमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, क्योंकि मैंने अब मंसूब कर दिया सांस लेने से, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आपको पता है सांस कितना ज़रूरी है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि रेस्पिरेशन प्लांट्स जो हैं वो हर वक्त ही कर रहे होते हैं। उनमें डे टाइम भी हो रही होती है, नाइट टाइम भी हो रही होती है। ठीक हो गया? नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ कहते हैं कि अगर हम रात की बात करें ना तो रात के टाइम रेस्पिरेशन होगी, क्योंकि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो रात के टाइम रेस्पिरेशन हो रही होती है। तो रेस्पिरेशन के रिजल्टेंट में ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के रिजल्टेंट में रिलीज होगी और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज की जाएगी। ठीक है? अब यहाँ से ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी एग्जाम्पल दे दूँ, ये कि अगर रात को आपने सुना होगा कहते हैं कि जी दरख्त के नीचे ना लेटो या बैठो, उससे क्या होगा, जिन चिमड़ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जिन भूत चुड़ैलें नहीं चिमड़ती। अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बात करें तो होता ये है कि रात के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आपको पता है कि ऑक्सीजन प्लांट्स यूज कर रहे होते हैं खुद। क्यों यूज कर रहे होते हैं? रेस्पिरेशन का प्रोसेस करने के लिए, और उसके रिजल्टेंट में वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट ह्यूमंस के लिए तो ये जरूरी नहीं है। आपको पता है ह्यूमंस को तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से खारिज करनी होती है, हमें तो वो नहीं चाहिए, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए। तो जब प्लांट्स भी रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करेंगे और ह्यूमंस भी अगर ट्री के अंदर पड़े होंगे या बैठे होंगे या लेटे होंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी सांस लेने में, जिसके रिजल्टेंट में हो सकता है डेथ हो जाए। ठीक है? तो ये माना जाता है कि जी जिन भूत चमड़ गए थे रात को वो उनको चमड़ ही गए थे, तो उसके बाद उनकी डेथ होगी। ऐसा नहीं होता। समझ आ गई ये डिटेल भी? नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करते हैं, वहाँ अब हमने ये डिटेल देखनी। अब बेसिकली हम कंपनसेशन पॉइंट की कहानी समझने जा रहे हैं कि कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है। ये समझे आप, कहते हैं कि असर के टाइम या डॉन एंड डस्क के टाइम जब लाइट इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है, सन एनर्जी की तपिश इतनी नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि उस टाइम पीरियड पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है एक दूसरे के लिए। मतलब कि होता ये है कि कंपनसेशन पॉइंट हम इसको बेसिकली कहते हैं कि ऐसा पॉइंट जिसमें
दोनों रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। अब इक्वल कैसे होते हैं, वो ये है कि अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्टेंट में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन यूटिलाइज कर लेगी, ठीक है, और रेस्पिरेशन के रिजल्टेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उसको फोटोसिंथेसिस यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कहते हैं कि अगर हम इनकी बात करें तो इसमें बेसिकली कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा था, तो हमें लीव्स और एटमॉस्फेयर में कोई गैसेज एक्सचेंज देखने को नहीं मिलती, और ऐसे पॉइंट को हम कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। मतलब ऐसा पॉइंट जिसमें दोनों रेट इक्वल हो जाए, जितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उतनी ही पौधा अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो भी पौधा ही ले रहा है। तो लीव्स और एटमॉस्फेयर में कोई गैस एक्सचेंज नहीं देखने को मिलता। ये कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही हमें कंपनसेशन पॉइंट देखने को मिलता है, लेकिन इस पॉइंट को हम कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। अब हमने इस स्लाइड में कुछ डिटेल डिस्कस करनी। पीछे हमने डिस्कस किया था कि जब लाइट इंटेंसिटी लो होती है तब फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होता है, तब रेस्पिरेशन का रेट क्या होता है। लेकिन अब कहते हैं कि अब जरा टाइम चेंज हो गया, ठीक है, अब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, अब फोटोसिंथेसिस के रेट में क्या होगा चेंज, वो चेंज ये होगा कि फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ज्यादा सोलर एनर्जी मिल रही है तो जाहिर है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होगी, तो जो ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उनमें से कुछ जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन यूज कर लेगा, बाकी जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है वो उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। समझ आ गई। नेक्स्ट प्रोसेस, कहते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही थी वो काफ़ी नहीं होती फिर रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो कुछ यूज़ कर लेते हैं, कुछ वो रिलीज कर देते हैं। कम समझ आ गई। आई होप आपको नेक्स्ट भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आएगी। यू जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।